नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। पहले 2014 फिर 2019 में हार के बाद अब 2024 में क्या विपक्ष का मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मुस्लिम वोट बैंक है? विपक्ष की मुस्लिम वोट बैंक वाली ट्रिक क्या केंद्र में मोदी की हैट्रिक को रोक पाएगी? ये बड़ा सवाल है जिस पर हम आने वाले समय में चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आपको राजस्थान के जयपुर से आई इन तस्वीरों को दिखाते हैं। जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने कल नमाज अता की। कल जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने जामा मस्जिद के बाहर टेंट लगवाया ताकि वहां पर नमाजी इबादत कर सके, जिसमें जाहिर सी बात है राजस्थान की गहलोत सरकार की इजाजत भी शामिल थी। जुमे की नमाज के दौरान ट्रैफिक को बंद किया गया। अब राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने इसे गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति करार दिया है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि राजस्थान की गहलोत सरकार को हनुमान जयंती पर धार्मिक ध्वज लगाने से ऐतराज है। धारा 144 उदयपुर में लगा दी जाती है। रामनवमी पर शोभा यात्रा कांग्रेस की सरकार को नापसंद है, इस दौरान धारा 144 लगा दी जाती है। लेकिन जयपुर में सड़क को घेरकर नमाज पढ़ने में गहलोत सरकार को कोई परेशानी नहीं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत को गहलोत सरकार की 2024 के लिए शुद्ध तुष्टीकरण की नीति बता दिया। तो वहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मुख्यमंत्री को अशोक खान गहलोत नाम से पुकारा। सुनिए। अशोक खान गहलोत हो गए हैं और सीधे सीधे तुष्टीकरण की नीति। अरे खुशामद करो वोट के लिए, लेकिन देश को तोड़ने के लिए तो मत करो। देश में साजिश पहले भी रची गई, एक पाकिस्तान बना, अब दूसरा पाकिस्तान हम बनने नहीं देंगे। उदयपुर का कलेक्टर साहब हों और चाहे अलवर के अपने जयपुर के कलेक्टर साहब हों, उनको ध्यान देना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ना ये सबसे बड़ा अपराध है। सड़क के नियमों का उल्लंघन करना, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करना। क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस, अब क्या कर रही है सरकार, अब क्या कर रहे हैं कलेक्टर जयपुर और एसपी जयपुर और कमिश्नर जयपुर? आश्चर्य ये है कि एक तरफ वो सड़क को जाम करके ट्रैफिक का उल्लंघन करेंगे और हमको झंडे लगाने तक सनातन धर्म के झंडे लगाने तक के लिए उदयपुर में हमको मना किया जाता है। यह तुष्टीकरण की नीति, खुशामद की नीति, तलवार चाटने की नीति नहीं चलेगी। और अगर इस ढंग से श्रीमान अशोक गहलोत खान बनकर काम करेंगे तो हमको खान का मान और सम्मान उतारना भी आता है। मुझे लगता है राजस्थान की सरकार राजस्थान को तालिबान बनाना चाहती है, लेकिन राजस्थान की जनता और कार्यकर्ता नहीं बनने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार एक के बाद एक मंदिरों के खिलाफ, धार्मिक त्योहारों के खिलाफ, धार्मिक जुलूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाना ये पहली बार राजस्थान की जनता ने देखा है। और हम सब लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के निर्णय लेना राजस्थान सरकार बंद कर दे। तो ये बयान आपने सुने। ये हालात सिर्फ राजस्थान के नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 की जंग रोहिंग्या मुसलमानों के दम पर लड़ना चाहती है। ममता बनर्जी पर यह आरोप जितेंद्र सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने लगाए हैं। जितेंद्र सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने एक फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका ट्रेलर आज लॉन्च किया गया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र सिंह त्यागी ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने का आरोप लगा दिया है। यह आरोप उनके और इसलिए कि 2024 की तैयारी है। लेकिन इन सबसे अलग प्रधानमंत्री मोदी संतुष्टीकरण की राह पर चल रहे हैं। देश संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना में साफ तौर पर कह दिया कि जब देश तुष्टीकरण से निकलकर संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ता है तभी सच्चा सामाजिक न्याय जन्म लेता है। आज पूरा देश संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलना चाहता है, सबके प्रयास से विकसित होना चाहता है। ये बातें कही है प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में आज एक जनसभा के दौरान। ऐसे में आज के वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल ये पहला होगा कि 14 में हारे, 19 में हारे, तो 24 में क्या विपक्ष अब मुस्लिम कार्ड के सहारे है? सवाल यह भी कि क्या 2024 की जंग मोदी के संतुष्टीकरण बनाम विपक्ष के तुष्टीकरण के बीच लड़ी जाएगी? सवाल यह भी कि 24 में मोदी के खिलाफ विपक्ष क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे है? और सवाल यह भी कि विपक्ष की मुस्लिम वोट बैंक वाली ये ट्रिक क्या प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक को रोक सकेगी? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। ज्ञानदेव आहूजा जी पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे।
लेकिन रोज की तरह एक सवाल आपका मूड जानने के लिए, देश का मूड जानने के लिए, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आपको इस सवाल का जवाब देना है, यानी इस पोल में हिस्सा लेना है। सवाल है, 2024 में विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक के दम पर क्या मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा? आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। चलिए लोकेश भाई, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। उदयपुर में धारा 144 हनुमान जयंती, अभी भी ये रोक लागी है, धार्मिक ध्वज लग नहीं सकते हैं, लेकिन नमाज की इजाजत दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये तुष्टीकरण की सियासत, ये आरोप सीधा। देखिए, तुष्टीकरण की सियासत तो भाजपा करती है, कांग्रेस कभी नहीं करती। भाजपा के लिए मानो एक तरह का मुद्दा है कि लोगों के मन में एक समुदाय के प्रति भय निर्माण कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब 80% से ज्यादा आबादी हिंदू समाज की है, जहां पर सभी पदों पर हिंदू हैं, आर्मी से लेके सरकार से लेके, तो ये हिंदू खतरे में जो ये वक्तव्य है भाजपा का, ये लोग मान भी लेते हैं। इस पर मुझे आश्चर्य होता है। नहीं लोकेश भाई सुनिए, मैं क्लियर कर दूं सर, आज किसी की बाइट हमने नहीं चलाई कि हिंदू खतरे में है। सीधे तौर पर आरोप ये है राजस्थान में बीजेपी का कि आप मुस्लिम समाज को लेकर तो आप कोई बंदिशें नहीं लगाते हैं, उनके पर्व पर कोई बंदिशें नहीं, लेकिन हिंदू वोट बैंक पर बंदिशें लगती हैं। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं इस साल के आखिर में और अगले साल। जी नहीं, ऐसा ये बिल्कुल एकदम ही झूठी बात है और बेबुनियाद की बातें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की भी सरकार ने होली के वक्त धारा 144 लगाई थी, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने लगाई है। प्रशासन और शासन का निर्णय जब लिया जाता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जिसके बाद में निर्णय लिया जाता है। प्रशासन कभी भी यह तय नहीं करता कि एक समुदाय के प्रति हमें भेदभाव करना है या एक समुदाय को हमें फेवर करना है। ये एक तरह का पॉलिटिसाइजेशन भाजपा करती है। देखिए, हमारा संविधान जो है सेक्युलर संविधान है। अगर कभी भी प्रशासन इस तरह के कदम उठाएगा जहां पर वो एक समुदाय के प्रति पक्षपात करेगा, तो उस पर हाईकोर्ट भी इंटरवीन करेगा। तो ये भाजपा का पॉलिटिसाइजेशन का एजेंडा है, ये मिथ्या है, इसमें कोई सत्य नहीं है। भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। लोकेश भाई, मैं आपके नेताओं के बयान अगर गिनवाने लगूं, मैं आपके नेताओं के अगर बयान गिनवाने लगूं सर, लंबी फहरिस्त है। करीब दर्जन भर नेता मिल जाएंगे जिन्होंने क्या कहा। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो वो कहते हैं कि पहला हक इस देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का है। चुनाव जो हाल ही में समाप्त हुए गुजरात को, बिल्कुल मतलब आप मान रहे हैं कि पहला हक माइनॉरिटीज का है। मेजॉरिटी ने गुनाह कर दिया है सर इस देश में, लेकिन मेजॉरिटी ने गुनाह कर दिया है। ये कहां लिखा हुआ है लोकेश भाई? आपने रिपीट किया है, ये कहां लिखा हुआ है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का होना चाहिए, बराबर सबका हक क्यों नहीं होना चाहिए? जवाब तो देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर राष्ट्र तक ये जो माइनॉरिटी शब्द है, ये अलग अलग प्रकार ले लेता है। एक नहीं सर, प्लीज लोकेश भाई, ना तो आप मासूम है, ना तो मैं मासूम हूं सर, और ना तो इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा शख्स मासूम हो सकता है। तो ये माइनॉरिटीज किसके लिए कहा गया था सर? इस देश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। अब सुनिए सर, आपने छेड़ दिया तो सुनिए। शिवराज पाटिल कहते हैं गीता की तुलना जिहाद से, सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, चिदम्बरम भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जब थे सूर्यकांत धस्माना, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। अजीज कुरैशी कहते हैं जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। सर, मैं गिनते गिनते बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा, तो मैं आता हूं ज्ञानदेव आहूजा। आप मुझे एक बात बताएं कि आप जो कहते हैं, क्या इस देश में माइनॉरिटीज का कोई हक नहीं है? मैं क्या कह रहा हूं सर? मैं कह रहा हूं उतना ही हक है जितना मेरा है सर, बराबर सबका हक है। आप पहला हक माइनॉरिटीज को देते हैं, यहां पर आपकी तुष्टीकरण की नीति उजागर होती है। पांडे जी, उसके पीछे पांडे जी, मैं आपको मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हर व्यक्ति एक समान स्तर पे आज समाज में नहीं है। कुछ समुदायों में मेजॉरिटी है, कुछ समुदायों के पास में आर्थिक और सामाजिक स्थिति उनकी मजबूत है, कुछ समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं है। तो ये सरकार का फर्ज बनता है। प्लीज लोकेश भाई सर, प्लीज मजबूत नहीं है, प्लीज ज्ञानदेव आहूजा जी, चलिए मैं ज्ञानदेव आहूजा जी का रुख करूं। मैं 2-3 मिनट आपके पास रहा। लोकेश भाई नहीं सर, प्लीज, मैंने पहले ही कहा ना तो आप मासूम है, ना तो मैं मासूम हूं, और ना तो इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा शख्स मासूम हो सकता है।
ना तो इस देश का गृह मंत्री मासूम हो सकता है, तो माइनॉरिटीज किसके लिए कहा गया, सैफरन टेररिज्म का सुर क्यों छेड़ा गया, किसको खुश करने के लिए? सर देश की जनता बखूबी समझती है। आज बंगाल में जो हो रहा है वो सैफरन टेररिज्म। रुक जाइए ना सर, बंगाल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बंगाल में? पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी सर, रुक गया, कुछ नहीं हुआ हनुमान जयंती के दिन। ज्ञानदेव आहूजा जी रुक जाइए, अब ज्ञानदेव आहूजा को बोलने दीजिए। अरे इनको बोलना बंद कराइए इनको। आपने अशोक गहलोत को अशोक खान गहलोत कहा, क्यों कहा? हाँ जी, आपने अशोक गहलोत जी को अशोक खान गहलोत क्यों कहा? संविधान का हवाला जो कांग्रेसी देते हैं, मैं बता रहा हूं, जिस संविधान का हवाला ये देते हैं उसमें पंथ निरपेक्षता है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत विद्वान थे, उस संविधान में पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं है। धर्म निरपेक्षता तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल में बनाया अमेंडमेंट करके। और मैंने अशोक खान गहलोत जो कहा, श्रीमान अशोक खान गहलोत इसलिए कहा कि राजस्थान में उदयपुर के कलेक्टर महोदय हमारे हनुमान जयंती पर भगवा झंडे नहीं लगने दे रहे, भगवे झंडे नहीं लगने दिए। और जयपुर में सड़कों पर पूरी सड़क पर और नमाज पढ़ते हैं और पूरी सड़क का ट्रैफिक रुक जाता है। यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं करते, सरकार कुछ नहीं करते। मुसलमानों को इतनी छूट, एक समुदाय जो बोलते हैं, अरे सीधी बात बोलिए ना, एक जाति एक समुदाय की वजह मुसलमान बोलिए। तो मुसलमानों को इतनी छूट है कि मेन रोड पर वो सरकार है, मेन रोड को जाम करके, बीजेपी की पुलिस है, जाम करके, अरे मत बोलिए, दिल्ली में आपकी बात सुन ली मैंने, आपको मोर्चा नहीं निकालने दिया जाए। अशोक खान साहब इसलिए कहा, अशोक खान गहलोत इसलिए कहा, मैंने इसलिए कहा, कांग्रेस की इसलिए कहा कि वो दोहरी नीति अपनाते हैं, दोगुनी नीति अपनाते हैं, दोगुनापन दिखाते हैं, दोहरी नीति अपनाते हैं। मुझे कह लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली, पांडे जी आपकी बात मैंने सुन ली, अब हमारी बात सुनिए। और एक तरफ भगवे झंडे नहीं लगने देते, एक तरफ नमाज सड़क पर पड़ी जाती है। ये दोगुनी नीति, ये दोहरी नीति, ये तुष्टीकरण की नीति, ये तुष्टीकरण की नीति आपको ले मरेगी। लोकेश भाई सुन लीजिए सर, आप बोल रहे थे ज्ञानदेव आहूजा सुन रहे थे, उनकी बात आप सुन लीजिए सर, फिर मैं अवनीश जी का रुख करूंगा। कांग्रेसी भाइयों, आपके अशोक गहलोत साहब का ये डबल एक्शन, ये दोगलापन, ये दोहरापन अब नहीं चलेगा। एक तरफ एक समुदाय मुसलमानों को सीधी छूट और दूसरी तरफ हमारे भगवे झंडे नहीं लगने दे रहे। अब सनातन धर्मी जग गए हैं, पूरे देश में सनातन धर्मी जग गए हैं। अब पूरे देश में अलग चल रहा है। आपकी दोहरी नीति, दोगुनी नीति, आपकी तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। थोड़ा शब्दों का ध्यान रखें। गहलोत साहब को अशोक खान पांडे जी मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए, एक प्रश्न चलेगा, आप पूछिएगा, मैं अवनीश जी की एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं लोकेश भाई आपके पास आऊंगा। रुक जाइए सर, अवनीश जी रुके हुए। अवनीश जी, प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में थे, उन्होंने कहा कि देश संतुष्टीकरण की राह पर चलना चाह रहा है, विपक्ष तुष्टीकरण की राह पर चलना चाह रहा है, और संतुष्टीकरण का मतलब सीधा सही है। आप चिल्लाने से बात दब नहीं जाएगी। संतुष्टि चिल्लाने से आपका दोहरापन, आपका दोगलापन, अरे सर, मैं तो प्रश्न पूछूंगा आपसे। रुकिए अवनीश जी से ये सवाल था। अवनीश जी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं संतुष्टीकरण की बात, विपक्ष की नीतियां तुष्टीकरण दिखाना चाहती हैं, और संतुष्टीकरण का मतलब सीधा सा है कि सरकार की योजनाएं अगर पहुंच रही हैं लोगों तक 100%, तो यही धर्मनिरपेक्षता जो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कही थी। कमजोर भी है तो कोई बात नहीं, ऑडियो बिल्कुल साफ जाएगा। राकेश जी, मैं लोकेश जी से एक सवाल, लोकेश जी आपसे सीधा एक सवाल था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हनुमान जयंती पर ध्वज लगाने से मना किया और बाकी समुदायों पर जुम्मे की नमाज के लिए सड़क पर मुसलमानों को खुली छूट दी। आपको इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको इसमें कोई तुष्टीकरण नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेंगे आप जवाब लेंगे। लोकेश जी पूरी बात तो सुन लीजिए ना, इतनी हड़बड़ी में क्यों जवाब दे रहे हैं आप? अभी तो शरद पवार जी का भी बयान आ गया है, अभी तो शरद पवार जी का भी बयान है, इतनी हड़बड़ी में मत रहिए आप। कोई बात बड़ी साफ है, आराम से पूछे तो जरूर हम लोग देख लेंगे। लोकेश जी, हम लोग ज्ञानदेव आहूजा जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं सर।
प्लीज अवनिवेश प्लीज, जी, अभी ये अवनिवेश जी की बात पूरी हो मैं जाए, नहीं हूं। फिर उसके बाद चारू प्रज्ञा भी जुड़ चुकी हैं। पांडे जी कहीं नजर नहीं आओगे? अरे एक मिनट, अरे एक पहले एक चीज क्लियर करिए, नजर नहीं ज्ञानदेव आहूजा जी, लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता है, मैं राकेश पांडे सर यहाँ स्टूडियो से हूँ, तो मुझे केस समझने की गलती मत करिए, ठीक है? मैं आता हूँ सर आपके पास। अवनिवेश जी अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, बड़ी सी बात है। लोकेश जी से एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि क्यों ऐसा हुआ कि राजस्थान में तमाम भगवा झंडे लगाने से मना किया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि जुमे की नमाज के लिए सड़कों पर खुला छोड़ दिया गया। आप ये बताइए, उदयपुर हो, भरतपुर हो, करौली का वो दंगेबाज जो था, मतलब उसके साथ क्या किया आपने? क्या FIR की? कितने दंगेबाजों के साथ आपने कार्रवाई की? बात बड़ी साफ सी है लोकेश जी। ठीक है अवनिवेश जी, मैं आता हूँ, जहां पर आप मौजूद है संभवतः वहां पर नेटवर्क ठीक नहीं है। लोकेश भाई मैं आता हूं सर, आता हूं, एक साथ जवाब दीजिएगा। चारू प्रज्ञा, नमाज की इजाजत हो जाए ये ठीक लगता है, लेकिन धार्मिक झंडे की इजाजत नहीं होगी। और अगर यह कहा जाए कि तुष्टीकरण की सियासत हो रही है, तो कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत होती है कि साहब ये तुष्टीकरण का नाम आप क्यों दे रहे हैं? राकेश जी देखिए, कांग्रेस जब अपने आप को पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी बताती है, तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी की एक खूबी मैं आपको बताती हूँ। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल करना, कैसे लोगों को, समाज को अलग अलग भागों में बांट देना, उनको आपस में लड़वा देना और फिर सोचना कि उनका वोट बैंक सिक्योर हो गया है, वो एक इलेक्शन जीत जाएंगे और उस तरीके से वो अपनी जिंदगी अब तक चलाते आए थे। लेकिन हाल ही में ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जनता को ये समझ में आ गया कि तुष्टीकरण की राजनीति से कोई भला नहीं हो रहा, ना देश का ना उनका। ठीक, वाह जी वाह, ठीक है। देखिए जी, कैमरे को भी आपकी बात रास नहीं आई। देखिए, मैं पहले तो जवाब अवनिवेश जी को दे देता हूं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछा, तो अवनिवेश जी बताइए, जहांगीरपुरी दिल्ली में तो बीजेपी वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करती है, तो ऐसा क्यों हुआ कि वहां के डीसीपी ने सडनली वीएचपी को 4 अप्रैल को हनुमान जयंती यात्रा निकालने से मना कर दिया? इसका पहले आप जवाब दीजिए। और दूसरी बात, आप जब राजस्थान की बात करते हैं, आप जब, एक मिनट, मुझे पूरा पूरी बात बोलने दीजिए, मुझे पूरी बात बोलने। ठीक ठीक, चारू जी। और दूसरी बात, जो प्रज्ञा जी है, चारू प्रज्ञा जी है, या तो उन्हें डिवाइड एंड रूल का मतलब नहीं पता, या फिर उन्हें बीजेपी का इतिहास नहीं पता। ये भाइयों को आपस में लड़वाने का जो कल्चर है, ये भाजपा का है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भाजपा बोलती है कि वो लॉर्ड भगवान राम के जो है, भगवान राम के सिद्धांतों पर चलते हैं। अब एक अनिल अंटोनी नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस से लिया है। अरे भाई, थोड़ी तो शर्म करो। एक व्यक्ति नहीं, अरे लोकेश भाई सुनिए, एक व्यक्ति मत कहिए, आपके बड़े नेता AK एंटनी के बेटे हैं, उन्हीं वही AK एंटनी जिन्होंने 2014 में आप लोगों की हार हुई थी, तो उन्होंने कह दिया था कि एंटी हिंदू इमेज आपकी बनी हुई है, और अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। चारू प्रज्ञा अपनी बात पूरी करिए। ठीक है लोकेश भाई, सर आईना देखा करिए। पार्टी है लोकेश भाई, ठीक है लोकेश जी शांत हो जाइए, ठीक है। चारू प्रज्ञा बांटना जानती है। तो राकेश जी, मैं दूसरों के ऊपर नहीं बोलूंगी, पर आप बाकी लोगों से विनती करिएगा कि वो मेरे समय में ना बोले। देखिए, लोकेश जी को आपत्ति है कि एक और कांग्रेस के नेता ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन ये केवल अनिल एंटनी जी की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में इतने सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, वो छोड़ के चाहे कहीं गए, कोई अब आप फिर भी नहीं, अभी सिर्फ चारू प्रज्ञा की आवाज आने जा रही है, बाकी सबकी आवाज डाउन रखिए, सबकी आवाज डाउन रखिए, सिर्फ चारू प्रज्ञा की आवाज। जब से मैंने ये डिबेट ज्वाइन किया है, ये जो मूथों वाले व्यक्ति है ना, ये बस चिल्ला रहे हैं दूसरों के ऊपर, ये मत करिए भाई साहब। आप अब सुन लीजिए हमारी बात, फिर अपना जवाब दीजिएगा। तो देखिए, एक अनिल एंटनी ने हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में इतने नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। कुछ ने बीजेपी ज्वाइन करी, कुछ ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, कुछ ने टीएमसी ज्वाइन करी, कुछ ने शिवसेना ज्वाइन करी, कुछ ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। सच्चाई ये है, कांग्रेस के साथ, उनके करंट स्टेटस एंड लीडरशिप के साथ कोई भी इंसान रहना नहीं चाहता। मिसगाइडेड है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, उनको ये नहीं समझ में आता कि वो देश से जुड़कर देश के भले के लिए काम भी कैसे करे, काम छोड़िए बात भी कैसे करे। तो इस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, हम उस बारे में बात नहीं करते। लोकेश जी बोल रहे थे कि डिवाइड एंड रूल का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको बताती हूँ डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है।
जिस तरीके से आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से आपके खुद के प्रधानमंत्री ने बोला कि देश के रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और उसके बाद बाकियों का है, इसको कहते हैं अपीजमेंट की राजनीति। इसको कहते हैं कि देश के सेक्युलर नेचर, देश के सेक्युलर फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ करना। आज जो सरकार है वो कहती है सबका साथ सबका विकास। पांडे जी मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं लोकेश भाई। एक बार नहीं, दूसरी बार, पिछली बार से ज्यादा बहुमत के साथ जीत कर आए हैं और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ 2024 में हम 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि जब जनता को समझ में आता है अच्छी नियत के साथ सच्चा काम जब एक सरकार करती है तो देश का कैसे ठीक है आगे बढ़ने का स्पीड बढ़ जाता है। ये लोकेश जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं राहुल गांधी ठीक है, जवाब दे लेता हूं चारों आपकी इस बात पर। उसके बाद बादल देवनाथ जुड़ चुके हैं। सुनिए लोकेश भाई सुन लीजिए सर, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, सुन लीजिए। आप जिन अनिल एंटनी को एक व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे सर, उनके पिताजी ने दो बार आपकी पार्टी को चेताया सर, रक्षा मंत्री रहे आपकी सरकार में। उन्होंने साफ तौर पर कहा 2014 में हार के बाद कि एंटी हिंदू इमेज बनी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर कोई हिंदू पूजा करने मंदिर जाता है तो उस पर सवाल उठाया जाता है सर। उन्हीं के पिताजी ने कहा था कि एंटी हिंदू इमेज बनी हुई है, जो ये बात साबित करती है कि आप लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं। अब अपनी बात पूरी करिए। एक ऐसा पक्ष ज्वाइन करता है जिसके खिलाफ उनके पिता ने आजीवन संघर्ष किया है, यही पार्टी है बीजेपी। ये मामा शकुनी की पार्टी है, ये मामा शकुनी के सिद्धांत पर चलते हैं। ये केवल और केवल घरों को तोड़ना जानते हैं और देश में युद्ध कराना जानते हैं। प्रज्ञा जी अभी आप शांत रहें और सुने मेरी बात। आप उस पार्टी विचारधारा से है जिसने भाइयों को भाइयों से लड़ाया है, बेटे को बाप से लड़ाया है, केवल और केवल गृह युद्ध करवाया है और अब भी वह गृह युद्ध करवाना चाहती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एक परिवार को बचाया है, इस देश को बचाया है, भाई और भाई को साथ में लड़ाया है। अरे आप भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम ने तो वनवास लिया था ताकि अपने पूरे कुल को बचा सके। उस तरह कांग्रेस ने जो है इस कुल को बचाया है, पूरे देश को बचाया है। चारों जी एक मिनट, बादल देवनाथ इससे टिप्पणी ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। दूसरी एक मिनट लोकेश भाई, मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए सर, आप ऐसे मत कीजिए। नहीं, काफी देर से बोल रहे हैं सर। बादल देवनाथ जी ने एक मेहमान सर अभी तक कुछ नहीं बोला है। आपत्ति हो जाती है आपके पास, आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की सर। प्लीज ऐसा सर्टिफिकेट मत बांटा करिए कि मैं किसको कितना समय दूं, किसको कितना मैंने समय नहीं दिया। शुरुआत मैंने डिबेट की आपसे की, 3-4 मिनट लगातार आपके पास रहा, तो सर प्लीज ऐसा मत किया करिए। मेरे हिसाब से शो चलेगा सर, कोई भी मेहमान हो। बादल देवनाथ जी, एक फिल्म आ गई है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और यह पुराना आरोप है कि ममता बनर्जी रोहिंग्याओं का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर रही हैं, और यही इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। और एक बार फिर से तुष्टीकरण के आरोप आप लोगों पर। सर रोहिंग्या कहां पर है? बंगाल में तो एक भी रोहिंग्या नहीं है। आपको कहां से मालूम हो गया जो बंगाल में रोहिंग्या है, रोहिंग्या के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं? कहां पर है वो रोहिंग्या? एक तो रोहिंग्या बंगाल में नहीं है। रोहिंग्या तो सारे तो पंजाब में है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। बंगाल में तो एक तो रोक दीजिए ना बादल देवनाथ जी इस फिल्म को। जितेंद्र सिंह त्यागी पर केस कर दीजिए कि क्यों बंगाल की गलत इमेज पेश कर रहे हैं। ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया है। क्या पेश करा मुझे पता नहीं सर। मैं दावे के साथ क्या कह सकता हूँ, बंगाल में एक भी रोहिंग्या नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ पूरे देश के अंदर 3.5 करोड़ मुसलमान बंगाल में है। इन सभी को लेके ममता चल रहा है। बंगाल में दीदी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री सीएम है, और वही भाजपा 25-26 परियोजना को सर्टिफिकेट दिया। बंगाल पूरे देश का जितना सीएम है सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी कर रहे हैं। और यही ममता दीदी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन सबको लेके चलते मैं जानता हूँ और पूरा देश जानता है। और बंगाल में कोई रोहिंग्या नहीं है। एक बात बता दीजिए, चलिए मैंने मान लिया जितेंद्र सिंह त्यागी से आप लोग निपट लीजिएगा कितने रोहिंग्या है नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी। रामनवमी पर हिंसा होती है, जुलूस पर, शोभा यात्रा पर पथराव होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है साहब हनुमान जयंती के दिन आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कर दीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगती है, हिंसा नहीं होती है बंगाल में, पत्थरबाजी नहीं होती है। हिंसा पहले क्यों हो रही थी? नहीं, ये तो आज से नहीं है, ये तो आज से 200 साल 300 साल पहले से हो रहा है बंगाल में। ये तो आज का बात नहीं है। लेकिन जो क्या चीज हो रहा है 200 से 300 साल पहले बंगाल में? करेक्ट करना चाहती हूँ, हर साल सुबह मैं डेटा देना चाहती हूँ राकेश जी। महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा के बाद अंतिम यात्रा में, व्यंजन यात्रा में जो शोभा यात्रा होता है, कहीं पर कहीं शोभा यात्रा, कुंभ मेला होता है, कहीं पर आपने देखा कोई लेके, हथियार लेके, कोई तलवार लेके। अरे तो रोकिए ना सर, वही हथियार तलवार लेकर हनुमान जयंती के दिन क्यों नहीं हो गया कोई बवाल? जब पैरामिलिट्री फोर्सेस थी तो
अवनीश जी थ्रू है क्या? कौन सा अवनीश जी युवा आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आ रही है मुझे। ठीक है। अब शायद आप जहां पर है थोड़ा बहुत नेटवर्क आपका बार बार फ्रीज हो रहा है। ये बार बार तुष्टीकरण की बातें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, बिहार की हम बातचीत कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो सवाल तो ये उठ रहा है अवनीश जी कि क्या 2024 इसी तरीके से लड़ा जाएगा? कौन हिंदू कौन मुस्लिम? बात बड़ी साफ सी है राकेश जी। अब तक पिछले 65-70 वर्षों में लगभग ये हालत रही कि छोटे छोटे ग्रुप्स को, मुसलमानों को ये भय दिखला करके कि दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा दल आएगा तो आपके साथ बहुत अन्याय करेगा, खा जाएगा आपको, ये कर करके करता रहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और लोगों को लगा, और मुस्लिम समुदाय को भी ये लगा कि हमारे साथ तो कोई अन्याय नहीं हो रहा, जो सुविधाएं इस देश में हिंदुओं को मिल रही हैं वही सुविधा मुझे भी मिल रही है। जबकि इससे पहले ये हाल था कि सच्चर कमेटी के हिसाब से, एक सेकंड, सच्चर कमेटी के हिसाब से मुसलमानों की दशा दिन पर दिन खराब होती गई। मैं सिर्फ बादल देवनाथ से एक बात कहना चाहता हूं। बादल देवनाथ जी, जब ममता बनर्जी ये कहती हैं हो रामनवमी का जुलूस निकालना, लेकिन खबरदार किसी भी मुस्लिम समुदाय के हो जाए पहले, क्योंकि रमजान का महीना है वो तो शांत रहेगा, रामनवमी तो आक्रामक हो जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री को कहना शोभा देता है क्या? बादल देवनाथ जी अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये क्या हाथ रख के कह रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए तो जगन्नाथ मंदिर में तो छुआ जाता है, निकलता हाथ का निकलता जाते हैं, तो मैं राजस्थान की बात पूछता हूँ तो वह जहांगीरपुरी की बात करता है, आपसे मैं बंगाल की बात करता हूँ तो आप जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं। कहाँ से आ गए आप लोग? ठीक है, चारू प्रज्ञा दे रहा है कि नहीं? ठीक है चारू प्रज्ञा, फिर लोकेश भाई आपके पास आता हूँ। चारू प्रज्ञा जी, तो राकेश जी, मैं आपके बंगाल के नेता को कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। वो रोहिंग्या की बात करे ना करे, सच्चाई ये है कि बंगाल के अंदर देश के सबसे ज्यादा इलीगल कोट करा गया था, जिसके मुताबिक करीब 90 इमिग्रेंट्स हर साल बंगाल के द्वारा देश में घुसकर आते हैं। इस बारे में तो ये बात नहीं करना चाहते, ये क्यों नहीं बताना चाहते कि इन्हीं लोगों को ये इलीगल आधार कार्ड देते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं और बार बार सरकार बनाने के सपने देखते हैं। ये सच्चाई है बंगाल की, और अगर आप देश का उद्धार चाहते हैं, इस सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये बात जरूर है कि रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार मनाने की बात हो, इलाके डिक्लेयर होने लगे हैं हमारे देश में। कहा जाने लगा है कि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ से आप कैसे प्रोसेशन निकाल सकते हैं। कितनी शर्म की बात है, जबकि ये वो सरकार है जो किसी की धर्म जाति नहीं पूछती। बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने से पहले, अस्पताल में इलाज कराने से पहले, घर देने से पहले, घर के बाहर सड़क देने से पहले, बिजली देने से पहले, और इन सब चीजों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। ठीक है लोकेश भाई, ये बातें ये बताना नहीं चाहते हैं। चारू प्रज्ञा जी, आप शायद हमारा संविधान नहीं जानती, लेकिन जो बॉर्डर की बात करती है, अरे आप मत बोलिए बीच में, अरे मत बोलिए, अरे शांत रहिए, शांत रहिए। वो बॉर्डर से, अरे पांडे जी इनको एक बार शांत करवाइए, इनका वक्त हो चुका। पहले तो इनको बोलिए ये अपनी बात पर्सनल टिप्पणी से शुरू करते हैं, थोड़ा अपना तरीका बदलिए बात करने का। सीधे अपनी बात रखिए, सीधे प्रज्ञा जी। ठीक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी, ये क्या है? अरे यार पांडे जी, कुछ बात पे चर्चा होगी या फिर सिर्फ शोर होगा? चारू प्रज्ञा, मैंने उन्हें इंटरप्ट किया। लोकेश भाई सीधे अपनी बात रखिए सर, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। लोकेश भाई देखिए, भारत सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो है, जो बॉर्डर पर तैनात रहती है, केंद्र द्वारा होती है, और केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी अब ये क्या है पांडे जी, मैं ऐसे तो डिबेट नहीं। लोकेश भाई प्लीज सर अपनी बात रखिए ना सर। आपको नहीं पहले कहना चाहिए था कि चारू जी को कितना संविधान पता है, नहीं पता है, तो सर जवाब तो फिर आने लगेगा उधर से। अपनी बात रखिए ना सर। अगर चारू प्रज्ञा जी कहती है कि इलीगल माइग्रेशन होता है बांग्लादेश से, इसका मतलब केंद्र सरकार की विफलता है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ है, जो आर्मी तैनात रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका ये सब्जेक्ट मैटर बनता है कि किसी भी प्रकार का इलीगल माइग्रेशन ना हो। इसका मतलब सेंटर फेल हो रहा है अपनी ड्यूटी निभाने में। ये स्टेट का कभी कतई सब्जेक्ट नहीं होता कि मैं बताती हूँ क्या चल रहा है।
मैडम आप संविधान पढ़ लीजिए। यूनियन लिस्ट 1 के अंदर अगर आप कहेंगी तो एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के माइग्रेशन वगैरह या फिर एक्सटर्नल रेजिडेंट, इसका जिम्मा जो होता है केवल और केवल केंद्र का होता है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, लोकेश भाई, जो बातें आपने कही वक्त थोड़ा सा कम है, सुनिए ना लोकेश भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। ठीक है, माइग्रेशन हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इस समय की सरकार जिम्मेदार है। क्या आप दावे के साथ कहते हैं, एक मिनट चारों प्रज्ञा, 2014 से पहले क्या इस देश में इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ? 2014 से पहले प्रज्ञा जी की जो थ्योरी है, प्रज्ञा जी की जो थ्योरी है कि प्रज्ञा जी की जो बात है कि बंगाल के अंदर बंगाल सरकार के कारण जो है इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, ये बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई तूल नहीं है। ठीक है, चलिए बात इतना ही है। और एक आईना लोकेश भाई और बादल देवनाथ जी, आप लोग जरूर देखिएगा सर, जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था कि 2024 में विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक के दम पर क्या मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा, सिर्फ 17% लोग हाँ कह रहे हैं सर, 83% लोग कह रहे हैं कि नहीं। तो सर इस देश के मूड को समझिए और उस हिसाब से सियासत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।